नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे शो डिड यू नो में। मैं हूं आपकी होस्ट निकिता वादी। यूं तो हर एक इंसान इस दुनिया में अपने आप में ही अलग होता है, पर अलग होने के साथ साथ वो अपने आप के लिए एक ऐसा स्तर बना देता है जिसके कारण उसे पूरा विश्व भी याद रखता है। अच्छे के लिए या बुरे के लिए वो तो परखने वाले पर ही निर्भर करता है। और कुछ ऐसे ही हैं हमारे आज के शो के टॉपिक। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एडवर्ड स्नोडन के बारे में। आइए जानते हैं उनके बारे में थोड़ा और। एडवर्ड स्नोडन 2013 में तब न्यूज़ के जरिए सामने आए जब उन्होंने एनएसए के कुछ डेटा को कॉपी और लीक करके द गार्डियन, द वॉशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे जानी मानी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को दे दिए। अब इसे चोरी कहें या सोशल वर्क, वो तो इवेंचुअली आपको इस एपिसोड के एंड में पता चल ही जाएगा। एडवर्ड स्नोडन अमेरिकन कंप्यूटर प्रोफेशनल और एक फॉर्मर CIA एम्प्लॉय रह चुके हैं। उनका जन्म 1983 में नॉर्थ कैरोलिना में हुआ और उनके पिता कोस्ट गार्ड में एक ऑफिसर थे। उनकी माँ US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज हैं और उनकी बड़ी बहन फेडरल जुडिशियल सेंटर इन वाशिंगटन में वकील हैं। एडवर्ड स्नोडन शुरुआत से ही बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट रहे और उन्होंने अपनी करियर की स्टार्टिंग 2004 में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी रिजर्व से की थी, उन लोगों को मदद करने के लिए जो इराक वॉर के दौरान मुश्किल में थे। पर वो यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिके। एक ट्रेनिंग एक्सीडेंट में अपनी दोनों टांगों में गहरी चोट खाने के बाद 2004 में उन्होंने आर्मी छोड़ दी। उसके बाद 2005 में एडवर्ड ने रिसर्च सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी की। बस फिर क्या था, वो नहीं रुके। 2006 में एक जॉब फेयर अटेंड करने के बाद स्नोडन फाइनली गॉट इनटू CIA। उनको एजेंसी में ग्लोबल कम्युनिकेशन डिवीजन के लिए असाइन किया गया। वहाँ वो कहते हैं कि हिज जर्नी वाज फॉर्मेटिव। वो ये एक CIA का इंसिडेंट बताते हुए कहते हैं जिसमें एक स्विस बैंकर को इन्फॉर्मेंट बनाने के लिए CIA ऑफिसर उसे ड्रंक करवाता है। इसके बाद जब वो ड्रंकन ड्राइविंग के लिए पकड़ा जाता है, उसे खुद ही बचाता है। एडवर्ड शुरू से ही कंप्यूटर्स के मास्टरमाइंड रहे और इसके चलते उन्हें प्रेसिडेंट के साथ 2008 नाटो समिट जो कि रोमानिया में होने जा रहा था, उसके लिए भी चुना गया। इसके बाद 2009 में उन्होंने CIA से रिजाइन करके डेल ज्वाइन किया, जहां पर उनकी प्रोफाइल एक आम साइबर सिक्योरिटी पर्सोनल से एक एक्सपर्ट की बन गई। फिर डेल में करीबन 3 साल काम करने के बाद उन्होंने मार्च 15, 2013 को डेल में से भी रिजाइन कर दिया, और वो भी जब उनकी प्रोफेशनल करियर में एक ब्रेक थ्रू पॉइंट आने वाला था, जब उन्हें डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जेम्स क्लैपर से मिलने का मौका मिलने वाला था। 2013 एडवर्ड के लिए एक बहुत ही जरूरी और साथ ही साथ मुश्किल साल रहा। उनके एक NSA को वर्कर कहते हैं, Although the NSA was full of smart people, Snowden was a genius amongst geniuses। एडवर्ड ने डेल से जॉब छोड़ने के बाद 1 महीना बूज एलन के साथ भी काम किया, लेकिन उस दौरान उसे लोगों के पर्सनल पासवर्ड चुराने के जुर्म में उनके देश छोड़ने से 1 महीना बाद उनका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर दिया गया, यानी रद्द कर दिया गया, जिस दौरान वो छुट्टी पे थे अपनी बीमारी के चलते। इसके बाद जैसे वो सोशल मीडिया और US की सिक्योरिटी एजेंसीज के मेन टारगेट ही बन गए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने 2007 से ही NSA डॉक्यूमेंट्स लीक करना शुरू कर दिया था और उससे आगे वो द गार्डियन और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे जाने माने न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस को दे देते थे। 20 मई 2013 को एडवर्ड स्नोडन सभी न्यूज चैनल्स के फेवरेट बन गए। वो तब हुआ जब वो देश छोड़कर जाने वाले थे और तब सभी US ऑफिशियल्स और बाकी सूत्रों ने उन पर आरोप लगाया कि वो CIA और नासा की सभी डेटा बाकी एजेंसीज को पहुंचा रहे थे। 20 मई 2013 को स्नोडन हांगकांग के लिए निकले थे, जहां वो तब तक रुके रहे जब तक उनके शुरुआती आर्टिकल्स पब्लिश ना हो गए, जिसमें पहला कदम द गार्डियन ने जून 5 को लिया। ग्रीन वर्ल्ड ने जिसके चलते कहा कि स्नोडन डिस्क्लोज्ड 1.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स। यही नहीं, अमेरिका एक प्रिज्म नाम की कंपनी भी चला रही थी, जिससे वो याहू और गूगल जैसी कंपनी से उनके यूजर्स का डाटा ले रही थी, और ये सब वो एक प्राइवेट लॉ के तहत कर रही थी, जिसमें वो अमेरिकन के कॉल्स भी टैप करती थी। ये सभी इंफॉर्मेशन उन लीक डॉक्यूमेंट्स में मौजूद रही थी। कुछ ही महीनों में सारे लीक इंफॉर्मेशन द गार्डियन, Der Spiegel, The Washington Post and the New York Times, O Globo, Le Monde and similar outlets in Sweden, Canada, Italy, Netherlands, Norway, Spain and Australia
2014 में एनबीसी ने उनकी स्टोरी ब्रेक कर दी। यहीं से एडवर्ड के बारे में जब यूएस गवर्नमेंट को पता चला कि वो कहाँ रह रहे थे, उसी वक्त यूएस गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। लेकिन हांगकांग की गवर्नमेंट ने उसे अरेस्ट करने से मना कर दिया। पर इसे इत्तेफाक कहे या फिर किस्मत का खेल, जो अरेस्ट वारंट यूएस ने उनके खिलाफ जारी किया था उसमें एडवर्ड का नाम उनके पासपोर्ट से मैच नहीं कर रहा था। और जब तक वो उसे ठीक करते, एडवर्ड रशिया के लिए फ्लाइट में बैठ चुके थे। और जब तक यूएस गवर्नमेंट उनका पासपोर्ट रद्द कर पाती, वो रशिया के एयर स्पेस में एंटर कर चुके थे, जिसके लिए उनका पासपोर्ट वैलिड था। लेकिन देखने वाली बात तो ये रही कि वो रशिया में नहीं रुकना चाहते थे, वो आगे क्यूबा जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ उन्होंने पहले से ही पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ था। लेकिन तब तक उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था। अब उन्होंने रशिया से पॉलिटिकल असाइलम की रिक्वेस्ट की, जिसे पहले तो रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद यूएस की बेवकूफी के कारण उसे वो दे दिया गया। यूएस से सबसे बड़ी बेवकूफी यहाँ हुई जब एडवर्ड मॉस्को एयरपोर्ट में वेटिंग रूम में बैठा था, तब रशिया में बोलिविया के प्रेसिडेंट ने स्टेट विजिट किया था। और जब वो वहां से रवाना हुए, यूएस ने इस अंदाजे में कि एडवर्ड उनके प्लेन में होंगे, उनके प्लेन को बीच में ही रोककर चेकिंग कर डाली। लेकिन वो तो वहां थे ही नहीं। इस पूरे इंसिडेंट के चलते उन्हें रशिया में ही पॉलिटिकल असाइलम दे दिया गया और तब से अब तक वो वहीं हैं। पर उनके डिस्क्लोजर्स के बाद जब वो पब्लिकली सामने आए, तब उन्होंने कहा, I do not want to live in a world where everything I do and say is recorded, he said. My sole motive is to inform the public as to that which is done in their name and which is done against them. आशा करते हैं आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरीज जानने के लिए देखते रहिए डिड यू नो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नेटड्रिक न्यूज फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटड्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।